लेप्रोसी मतलब कौन सा डिसीज है? हैंसेंस डिसीज। ओके। और पहले देखो ये किसको किसको अफेक्ट करता है? नर्व्स को। सेकेंडरीली किसको अफेक्ट कर रहा है? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, आईज एंड बोन। ओके। अब इसकी जो हिस्ट्री चालू होती है वो ये वाले, हाँ, ये वाला कौन सा दिखाई दे रहा है हम लोगों को? व्हाट इज दिस? दिस इज द नेचुरल, उसको क्या बोलते हैं? हर्ब। हर्ब बोलने से एक पेड़ होता है जिसको क्या बोलते हैं? चाल मोगरा ऑयल। ओके। तो अर्लीस्ट नॉन ट्रीटमेंट कौन सा वाला था? दैट इज द चाल मोगरा ऑयल। और लेकिन ये तो इसके से तो ट्रीटमेंट होता था, लेकिन उसमें जो एंटी लेप्रोटिक प्रॉपर्टी थी, दैट इज द वीक एंटी लेप्रोटिक, एंटी लेप्रोटिक प्रॉपर्टी। ओके। तो सबसे पहले नेचुरल ही यूज होता था, दैट इज द चौल मोगरा। ओके। और उसको अगर मराठी में बोलने का होगा तो उसको क्या बोलते हैं? कड़वा वाला कवट, ऐसा बोला जाता है। ओके। हाँ। तो सब फिलहाल में उसको क्या याद रखने का? चौल मोगरा ऑयल। ओके। तो उसके बाद में जो ये अपन हिस्ट्री देख रहे हैं, फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे सल्फोनामाइड। ओके। और जो सल्फोनामाइड होते होते उसमें का क्लासिक एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा फेमस है एंटी लेप्रोटिक ड्रग के लिए, कौन सा है? दैट इज डैप्सन। ओके। उसके बाद में जो अपन इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं, ओके, फिर आते थे, फिर आया था ड्रग दैट इज द क्लोजापिन। हाँ। तो कौन सा वाला ड्रग है? इट इज द, हाँ, क्लोफाज। नाम बता। क्लोफाजिमीन। ओके। हाँ, गुड। सो दिस ड्रग इज द क्लोफाजिमीन। ओके। अजी देखा? ओके। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो क्लोफाजिमीन है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 से। ये तो फिर तुम लोग आना चाहिए था ना? क्या? देन नेक्स्ट है दैट इज द रिफाम्पिन। ओके। रिफाम्पिन क्या है? एंटीबायोटिक। तो हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एंटी लेप्रोटिक ड्रग से, फ्रॉम द चॉलमोगरा ऑयल से। जो यहाँ पे चॉलमोगरा ऑयल कैसा है? वीक एंटी लेप्रोटिक प्रॉपर्टी रहती है। फिर कौन आए थे? सल्फोनामाइड सच एज द डैप्सन, देन क्लोफाजिमीन, और चौथा वाला हम लोग अभी क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन किसका है? एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स का। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन कहलाता है हमारा सल्फोन। ओके। सल्फोन मतलब ही कौन से है? हमारे सल्फोनामाइड्स। तो इसका क्लासिक एग्जांपल कौन सा रहेगा? दैट एग्जांपल इज द डैप्सन। ओके। तो ये डैप्सन हो गया। सेकंड जो क्लास होता है, इट इज द फिनाजिन डेरिवेटिव। और उसमें अभी जो ड्रग देखा था कौन सा वाला है? दिस इज द क्लोफाजिमिन। ओके। ये तो तुम्हारा बड़ा फेवरेट ड्रग दिख रहा है। ओके। हाँ। नेक्स्ट जो ड्रग है वो कौन से क्लास के ड्रग है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे रिफाम्पिन एंड द इथियोनामाइड। ओके। तो दिस इज द रिफाम्पिन एंड कौन सा वाला है? इथियोनामाइड। ओके। इथियोनामाइड हो गया। और साथ में फिर अदर एंटीबायोटिक्स आते हैं, जैसे ओफ्लोक्सासिन, देन मॉक्सीफ्लोक्सासिन। ओके। ओ फ्लोक्सासिन। ओके। उसके बाद में मॉक्सी फ्लोक्सासिन। ओके। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ पढ़ के रखे वाला है। और साथ में यहाँ पे यूज होता है दैट इज द मीनो साइक्लिन। ओके। तो ये सारे हमारे ये वाला क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन किसका कहलाता है? एंटी लेप्रोटिक ड्रग। तो चार ही चीजें है उसमें। कौन सी? सल्फोन। ओके। सल्फोन डेरिवेटिव में कौन आता है? डैप्सन। देन फिनाजिन डेरिवेटिव, क्लोफाजिमिन। देन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, रिफाम्पिन एंड द इथियोनामाइड एंड अदर एंटीबायोटिक्स। जिसमें अभी सबसे पहला ड्रग पढ़ेंगे, दैट ड्रग इज द डैप्सन। ओके। तो सल्फोन मतलब कौन सा है? सल्फोनिल डेरिवेटिव। ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओके, स्ट्रक्चर में क्या है बताओ? ये कौन है? दो को क्या कहलाते हैं? अमीनो। दो अमीनो है मतलब इसको क्या बोलेंगे? डाई अमीनो। ओके। ये वाला कौन सा ग्रुप कहलाता है? बेंजीन।
ग्रुप बोला फिनिल। ओके, कितने हैं? 2 फिनिल है। ओके, और ये क्या कहलाता है? सल्फोन। तो एक साथ में बताओ क्या लिखा जाएगा? डाई अमीनो, हाँ, डाई, डाई सल्फोन है, क्या है? डाई फिनिल और सल्फोन। ओके, सो ये एक्चुअली में केमिकल नेम होता है डैप्सन का। ओके, और ये जो ड्रग होती है डैप्सन इज वेरी वीकली, वेरी वीकली बेसिक ड्रग। ओके, तो इट इज वेरी वीकली बेसिक ड्रग होता है, और जिसका जो पीके होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली होता है 1, जो हम लोग ऑलरेडी बायोफार्म में पढ़ चुके हैं। एंड इट इज प्रैक्टिकली, और उसको क्या बोलते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं जो वाटर इनसोल्यूबल होता है। ओके, सो इट इज प्रैक्टिकली वाटर इनसोल्यूबल। ओके, और ये जो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब फ्रॉम, कौन सा वाला ट्रैक है? जीआई ट्रैक। ओके, अब बताओ वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है इसका मतलब क्या होता है? इसकी सोलिबिलिटी कैसी होती है? वेरी लो। ओके, लेकिन एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब उसकी परमेबिलिटी ज्यादा। ओके, इसलिए वो कौन से क्लास में आता है? क्लास 2। और कौन सा क्लासिफिकेशन है? बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जिसमें परमेबिलिटी कैसी होती है? हाई, और सोलिबिलिटी क्या होती है? लो इन द वाटर। ओके, तो ये है हमारा एडेप्शन। ओके, अब डेप्शन का हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और सिंपली यहाँ पे देखो, ये कौन है? दिस इज द पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, और इट कंबाइन विद द टेरिडीन। ओके, और यहाँ पे क्या बनाता है? इट विल फॉर्म द डाइहाइड्रोप्टेरिक एसिड। डाइहाइड्रोप्टेरिक एसिड से कौन बनता है? डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। देन डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से कौन बनता है? टेट्राहाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ओके, और मतलब सीधा सीधा कौन सा एसिड बन रहा है? फोलिक एसिड। और ये जो हमारा यहाँ पे एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या है? डाइहाइड्रोप्टेरेट सिंथेज। ओके, तो ये जो कन्वर्जन है कहाँ से है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड प्लस टेरिडीन का कन्वर्जन किस में होता है? डाइहाइड्रोप्टेरिक एसिड। ओके, इस पे कौन करता है? डेप्सन। मतलब वो किसका सिंथेसिस इनिबिट कर रहा है? फोलिक एसिड सिंथेसिस। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख देंगे? इट विल इनिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस। ओके, तो फोलिक एसिड सिंथेसिस को ये इनिबिट करता है। ओके, बाय इनिबिटिंग द, by inhibiting the dihydroxysterate synthesis। ओके, और सिंथेस, राइट। तो इस तरीके का हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो सिंपल लैंग्वेज में बताओ डेप्सन क्या कर रहा है? इनहिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग, कौन सा एंजाइम है? डाइहाइड्रोप्टेरेट सिंथेटेज। ओके, तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद में हम लोग इसका देखेंगे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला देखेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कौन सा वाला ग्रुप है? अमीनो। ओके, अगर हम लोगों ने एक अमीनो ग्रुप से ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है नाइट्रो या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप से। ओके, नाइट्रो मीन्स NO2 या फिर हाइड्रोक्सी मीन्स OH। तो NO2 या फिर OH लगा दिया तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ओके, ये सिर्फ किसके साथ में किया? एक अमीनो ग्रुप के साथ में। अगर फिर दूसरा, अगर हम लोगों ने दोनों अमीनो ग्रुप को रिप्लेस कर दिया, ओके, तो क्या मिल जाएगा? इनएक्टिव प्रोडक्ट। मतलब व्हाट इज इसेंशियल? अमीनो ग्रुप इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। एक अमीनो ग्रुप निकाल दिया तो, और रिप्लेस कर दिया तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन दोनों निकाल दिया तो वी विल गेट द इनएक्टिव प्रोडक्ट। ओके, फिर यहाँ पे जो बेंजीन ग्रुप है, सॉरी, ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को अगर हम लोगों ने थायोजोल ग्रुप से, दैट इज द थायोजोल सल्फ, कौन सा वाला है? थायाजोल। ओके, यहाँ से जो ये वाला जो बेंजीन था, इस बेंजीन को कौन से ग्रुप से रिप्लेस कर दिया? रिंग से, थायाजोल रिंग से। तो अपने को क्या मिल गया है? इट इज कॉल्ड एज थायाजोल सल्फोन। और
ये इसकी भी एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। ओके, मतलब कौन इसेंशियल है सबसे ज्यादा, बेंजीन। ओके, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो फोर्थ में अगर हम लोगों ने एडिशन किया किसका है, मीथेन सल्फेनेट का। ओके, तो मीथेन सल्फेनेट मतलब क्या हो गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना कौन सा वाला ग्रुप था, दिस इज द बेंजीन। ओके, तो उसके जगह पे हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, मीथेन सल्फेनेट। तो इसकी भी एक्टिविटी तो अपने को कौन मिला है, सल्फोक्सोन, एंड उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। और लास्ट में कौन सा वाला है हमारा, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में अभी हम लोगों ने यही था, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है इस पे अपन ने क्या कर दिया वाला है, सब्स्टिट्यूशन दे दिया। ओके, तो यहाँ पे अपने को ग्रुप ड्रग मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज एसिटोसल्फोन। और इसकी भी एक्टिविटी सल्फोक्सोन के जैसा ही होता है, बट टॉक्सिक इफेक्ट उसके थोड़े से कम होते हैं। ओके, तो ऐसा कितना स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है, पांच। पहला, अगर हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया एक अमीनो ग्रुप को, एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन दोनों अमीनो ग्रुप को रिप्लेस कर दिया तो इनएक्टिव प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को अगर हम लोगों ने थायाजोल रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कंपाउंड कौन सा मिला, थायाजोल सल्फोन, विच हैव डिक्रीज एक्टिविटी। ओके, और अगर अपन ने एडिशन कर दिया मीथेन सल्फिनेट तो अपने को क्या मिल गया, सल्फोक्सोन, बट उसकी एक्टिविटी डिक्रीज है। और ये जो पोजीशन है यहाँ पे अगर हम लोगों ने एडिशन कर दिया है, ओके, या फिर सब यहाँ पे क्या बोला जाएगा, एडिशन ऑफ द ग्रुप, तो अपने को क्या मिल गया है, एसिटोसल्फोन। so this is the structural activity relationship of the adaptation. ओके, अब हम लोग देखेंगे एडेप्शन का सिंथेसिस कहाँ से होता है। ओके, बिल्कुल सिंपल सिंपल देखेंगे। सो इट्स सिंथेसिस स्टार्ट विद द 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ओके, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे कौन लग जाएगा, दिस इज द NO2, एंड यहाँ पे कौन है, Cl। तो क्या बन गया, 1 क्लोरो एंड 4 नाइट्रोबेंजीन। और उसको रिएक्ट किसके साथ में किया है, सोडियम सल्फाइड के साथ में। तो अब ये दो कंपाउंड लिए थे ना इसके, तो दोनों भी एक दूसरे के साथ में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, और क्या मिल गया, 4,4 डाइनाइट्रोफिलिन सल्फाइड। ओके, तो ये अपने दो डाई नाइट्रो हो गए। ओके, फिर ये जो 4,4 डाइनाइट्रोफिलिल सल्फाइड था, उसको हम लोगों ने क्या किया, फिर से ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद में, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, कहाँ पे एडिशन होगा, सल्फर में। ओके, और क्या बन जाएगा, सल्फोन। ओके, इसलिए क्या बन गया, इट इज 4,4 डाइनाइट्रो डाइफिनिल सल्फोन। और फिर क्या हुआ है, रिडक्शन। ओके, रिडक्शन किसका होता है, नाइट्रो ग्रुप का। और फाइनली क्या मिल गया, 4,4 डाई अमीनो डाइफिनिल सल्फोन। ओके, तो ये इसका कौन सा नाम है, IUPAC नेम। और IUPAC नेम क्या है, 4,4 डाई अमीनो डाइफिनिल सल्फोन। so this is the synthesis of the adaptation. ओके, फिर उसके फटाफट फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। ओके, अब पहला फार्मा कौन सा रहेगा, एब्जॉर्प्शन। ओके, इसका एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली एंड स्लोली होता है। पीक कॉन्सेंट्रेशन कब मिलता है, इन 5 आवर्स में। इसका जो टी हाफ होता है, टी हाफ इज द 24 to 36 आवर्स। ओके, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन एज इंडिकेटेड कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगा उसका, स्किन में, मसल्स, लिवर एंड द किडनी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, तो क्या कौन सा वाला है, एसिटाइलेशन एंड ग्लूकोरिनेशन। ओके, और साथ में क्या हो रहा है, सल्फेट कॉन्जुगेट। ओके, और वो कहाँ पे सर्कुलेट करता है, इन द इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। फिर एडवर्स इफेक्ट भी आएंगे। पहला वाला एडवर्स इफेक्ट कौन सा है, GIT के साइड इफेक्ट कौन से, एनोरेक्सिया, नॉसिया एंड द वोमिटिंग, देन हिमोलिटिक एनीमिया। ओके, और उसके बाद में आता है, दैट इज, हाँ, मेथ हीमोग्लोबिनोमिया। अबे ये कंडीशन क्या है बताओ, यहाँ पे जो मेथ हीमोग्लोबिन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मेथ हीमोग्लोबिन मीन्स ऐसा हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड नहीं कर सकता, और बाइंड नहीं कर सकता मतलब ऑक्सीजन का कैरी नहीं कर सकता, जिसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी।
दैट इज द मेथ हेमोग्लोबिनमिया। और आते हैं सल्फोन सिंड्रोम। ओके, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं व्हाट इज सल्फोन सिंड्रोम। ओके, और यही हमारा जो सिंड्रोम है दिस इज कॉल्ड एज सल्फोन सिंड्रोम। और सल्फोन सिंड्रोम क्या है? ये क्या है? किसको देने के बाद में आता है? ड्रग सल्फोन। कौन सा वाला सल्फोन है? डैप्सन। ओके, सो ये सल्फोन सिंड्रोम क्या होता है? इट इज द रिएक्शन। ओके, ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो डेवलप हो रहे हैं आफ्टर गिविंग डेप्सन। मतलब एक डोज दो दिया तो रिएक्शन आना चालू हो जाते हैं? नहीं। ओके, सो कंटिन्यू दिया कितना है? बाय 4 to 6 वीक्स के बाद में जो रिएक्शन आते हैं वो कहलाते हैं सल्फोन सिंड्रोम, जिसके सिम्टम्स कौन से होते हैं? फीवर, ओके, मैलिस। मैलिस मीन्स जनरल अनइजीनेस, जो अपने को लगता है ना अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो एग्जैक्टली बता सकते हो कैसा लग रहा है? नहीं। ओके, क्या क्या होता है? अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, हाँ। देन लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट होता है। ओके, देन डिस्क्वेमेशन ऑफ द स्किन, जॉइंटिस हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। ओके, और ये भी कहाँ पे होता है? इन द मालनरिश्ड पेशेंट्स में होता है। तो इसका सबसे अच्छा बताओ मैनेजमेंट क्या होगा? किसके वजह से आ रहा है? डेप्सन की वजह से। तो क्या करेंगे? स्टॉप। ओके, हाँ। सो स्टॉप द डोज। ओके, हाँ। तो हाँ, लेकिन कौन से कंडीशन में? सीवियर कंडीशन में। ओके, सो स्टॉप द डोज। तो सिर्फ डोज स्टॉप होने का होके ही चलेगा क्या? नहीं। तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं विद द कॉर्टिको स्टेरॉइड से। हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है? प्रेडनिसोलोन। ओके, सो दिस इज द प्रेडनिसोलोन। सेकंड वाला क्लास है, उस क्लास को क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज द फिनाइजिन डेरिवेटिव। ओके, और फिनाइजिन डेरिवेटिव का सबसे क्लासिक एग्जांपल क्या है? डेरिवेटिव में सबसे पहला जो एक हम लोग ड्रग यूज करते हैं उस ड्रग का नाम क्या है? क्लोफाजिमिन। ओके, और ये जो क्लोफाजिमिन होता है ये एक्चुअली होता है डाई, राइट? तो ये जो डाई है वो कैसा डाई है? इट इज बेसिकली वाटर इंसोल्यूबल डाई। ओके, और ये अपियर होता है एज अ डार्क रेड क्रिस्टल्स में रहता है हमारा क्लोफाजिमिन। और अगर हम लोग देखेंगे क्लोफाजिन के बारे में, इट विल कॉज द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ओके, और साथ में ये कॉज करता है डिस्कलरेशन ऑफ द फेसेस, आईलिड्स। ओके, तो ये इसके प्रॉपर्टीज होते हैं क्लोफाजिमिन के। और ये अपन कौन से डिसीज में यूज कर रहे हैं? लेप्रेसी में। ओके, ये तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री को किल नहीं करता है, तो उनका रेप्लिकेशन रोक देता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज द लेप्रोस्टैटिक ड्रग। ओके, तो दिस इज लेप्रोस्टैटिक ड्रग। और लेप्रोस्टैटिक के साथ साथ में इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी भी एक्टिविटी होती है। Okay, so it have the anti-inflammatory as well as the leprostatic activity, right? तो अब ये डाई है, मतलब ये इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी होगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम लोग प्यूटेटिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं। मतलब ये कॉमनली एक्नॉलेज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एग्जैक्ट हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये माना जाता है। तो सबसे पहला ये क्लोफाजिमिन क्या करता होगा? तो ये बोला जाता है कि इट इंटरफेयर विद द टेम्पलेट फंक्शन ऑफ डीएनए इन द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ओके, टेम्पलेट फंक्शन ऑफ डीएनए का मीनिंग क्या होता है? डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। ओके, और उसके ऊपर से कौन बनता है? फिर एमआरएनए, फिर उसका रेप्लिकेशन होता है। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो थ्रू एमआरएनए होता है, लेकिन रेप्लिकेट होने के लिए क्या करना पड़ता है? डीएनए का क्या? रेप्लिकेशन। ओके, तो वो उसको यही फंक्शन को ये अवॉइड कर देता है क्लोफाजिमिन। ओके, मतलब किस में रोक रहा है वो? रेप्लिकेशन में, राइट? सो और साथ में ये अल्टर करता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट्स ट्रांसपोर्ट के फंक्शन को रोकता है। और साथ में ये कॉज करता है डिसरप्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके,
ये आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, किसमें है? कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। ओके, तो ये वाले दैट इज putative मींस कॉमनली एक्नॉलेज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द क्लोफाजिमिन। पहला क्या होता है? इंटरफेयर विद द डीएनए एज अ टेम्पलेट। ओके, फिर ट्रांसपोर्ट फंक्शन को अल्टर कर देता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के, और साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को डिसरप्ट कर देता है। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द क्लोफाजिमिन। फिर हम लोग इसका भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन अपने मतलब कितने 3 जगह पे है। ये पहला वाला कौन सा वाला है? दिस इज थर्ड। और ये वाला कौन सा है? दिस इज द 10। ओके, तो मतलब ये कार्बन कौन सा है? दिस कार्बन इज ऑफ थर्ड नंबर, और नाइट्रोजन कौन से नंबर पे है? 10th नंबर। अगर हम लोगों ने यहाँ पे हैलोजन डाल दिया, ओके, तो कौन से वाले पोजीशन पे? पैरा पोजीशन। मतलब जैसा ये 10 नंबर का नाइट्रोजन है, यहाँ पे कौन सा रिंग लगे वाला है? बेंजीन। और उसके कौन से पोजीशन पे है? पैरा पोजीशन पे। कौन सा ग्रुप है वो? हैलोजन। हैलोजन मतलब कौन सा ग्रुप कहलाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है। तो ये वाली हो गया, बाद में ये वाला भी रिंग हो गया। यहाँ पे भी हम लोगों ने कौन सा डाला है? हैलोजन। ओके, तो यहाँ पे हैलोजन होना जरूरी होता है फॉर द एक्टिविटी। और उसकी जो एक्टिविटी होती है, मतलब हैलोजन मतलब ही कौन है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ओके, सो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी। और इसकी एक्टिविटी कैसे आती है? सबसे ज्यादा कब आएगी? जब कौन जुड़ा रहेगा? ब्रोमीन। उसके बाद में क्लोरीन, देन फॉलोड बाय द मिथिल ग्रुप। ओके, एंड देन द फ्लोरीन। ओके, तो ये कहलाता है हमारा पहला वाला स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कौन सा वाला है? इम्यूनो ग्रुप। इम्यूनो ग्रुप मतलब कौन सा है? ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द इम्यूनो ग्रुप। सो दिस इम्यूनो ग्रुप इज एक्चुअली इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। ओके, अगर यही इम्यूनो ग्रुप को हम लोगों ने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया? अल्किल और द साइक्लो अल्किल ग्रुप, तब एक्टिविटी क्या हो रही है? देयर इज इंक्रीज इन द एक्टिविटी, राइट? तो ये दो चीजें, मतलब टोटल कितनी चीजें हैं हमारी? 3। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन किसका कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन ऑफ कौन सा ग्रुप है? इम्यूनो। इम्यूनो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किससे कर रहे हैं? अल्किल और द साइक्लोअल्किल ग्रुप से। तब उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है? कौन सा नंबर है? C3 एंड N10। उनके साथ में जो बेंजीन लगे वाला है, उसके पैरा पोजीशन पे कौन होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और वहां पे भी इसका एक्टिविटी किसके साथ जैसे दिया वाला है? ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन प्रेजेंट रहा तो एक्टिविटी विल बी मोर, फॉलोड बाय क्लोरीन, मिथिल एंड द क्लोरीन और द हाइड्रोजन। देन दिस इम्यूनो ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। और इस इम्यूनो ग्रुप को अगर हम लोगों ने अल्किल या फिर साइक्लोअल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, देन वी विल गेट द इंक्रीज इन द एक्टिविटी। ओके, तो ये हो गया क्लोफिजामाइन का स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कितना है? ओरल, दैट इज 40 to 70% एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये जो माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री कौन से सेल्स में रहते हैं? मैक्रोफेजेस में। तो इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ये भी एक्यूमुलेट रहे होते हैं इन द मैक्रोफेजेस। और इसका जो टी हाफ होता है, टी हाफ इज 70 इयर्स। एंड प्राइमरीली जो एक्सक्रीशन होता है, दैट एक्सक्रीशन थ्रू द बाइल। ओके, तो ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में याद कौन सी चीजें रखने की है? एक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? दे विल गेट that is accumulated in the macrophages। ओके, फिर इसके एडवर्स इफेक्ट भी देख लेते हैं। ओके, तो ये कौन सा वाला ड्रग है हमारा? क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन क्या है? डाई। मतलब ये क्या कॉज करता है? रेडिश ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ओके, और साथ में जो डिस्कलरेशन होता है हेयर एंड बॉडी सिक्रेशंस का, साथ में स्किन में क्या आता है? ड्राइनेस एंड द इचिंग। ओके, और
जो एक्ने फॉर्म का इरप्शंस होता है या फिर क्या आती है फोटोटॉक्सिसिटी। एक्ने फॉर्म का इरप्शन का मीनिंग पिंपल्स आना चालू हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गए एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लोफाजेमिन। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला क्लास, सेकंड वाला क्लास। उसके बाद में थर्ड क्लास कौन सा है, दिस आर द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ओके, तो अब देखो ये जो रिफाम्पिन है, रिफाम्पिन क्या है, एंटीबायोटिक है। ओके, एंटीबायोटिक है मतलब ये लेप्रोस्टैटिक रहेगा या फिर साइडल रहेगा, मार देता है ना ये। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द सीडल और साइडल ड्रग, दैट मीन्स इट विल किल द माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ओके, और ये जो होता है ये रैपिडली कन्वर्ट करता है जो कौन से पेशेंट्स रहते हैं, कंटेजियस स्टेट वाले पेशेंट्स होते हैं। कंटेजियस स्टेट वाले पेशेंट का मीनिंग जिनसे लेप्रेसी फैल सकता है। ओके, ऐसे पेशेंट्स को वो कन्वर्ट रैपिडली कन्वर्ट कर देता है किसमें, नॉन कंटेजियस स्टेट में। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, कंटेजियसनेस वाला। ओके, तो ये हो गया, दिस इज रिगार्डिंग द लेप्रेसी। और अब देखो रैपिड कन्वर्जन बोल रहा है ना, मतलब मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते जाए होंगे, वो किल करता होगा। और मैक्सिमम मतलब कितना है, 99.99% जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होते हैं। ओके, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ओके, तो इनको ये किल कर देता है विद इन 3 to 4 days ऑफ द ट्रीटमेंट में ही ये किल कर देता है। ओके, अब इसके हम लोग देखेंगे व्हाट आर द क्लिनिकल इफेक्ट। तो दो टाइप के क्लिनिकल सिम्टम्स रहेंगे या फिर इफेक्ट्स रहेंगे। एक किसके ऊपर रहेगा, दिस इज फॉर द नेजल सिम्टम्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, स्किन लेजन्स। ओके, तो सबसे पहले कौन कम होना चालू हो जाएगा, नेजल सिम्टम्स। ओके, और ये जो नेजल सिम्टम्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं विद इन 2 to 3 वीक्स में। जो नेजल सिम्टम्स है, क्योंकि नेजल सिम्टम्स में क्या आ रहा था, नोज ब्लीडिंग भी था। ओके, हेवी एक्यूमुलेशन था। ओके, तो ये सिम्टम्स रिलीव कर देता है विद इन 2 to 3 वीक्स। और जो बाद में किसके ऊपर इफेक्ट रहेगा, स्किन लेजन्स के ऊपर इफेक्ट होता है। ओके, तो दिस विल स्टार्ट, मतलब इसका रिग्रेशन। ओके, स्टार्ट द रिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, लेजन्स का कम होना स्टार्ट होता है बाय द 2 months ऑफ द ट्रीटमेंट। ओके, तो 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में स्किन लेजन्स सप्रेस होना चालू हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ड्रग। दैट ड्रग का नाम क्या है, रिफाम्पिन। फिर दूसरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी है, दिस इज द इथियोनामाइड। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो हैविंग द एंटी ट्यूबरकुलर तो है, लेकिन साथ में कौन सी एक्टिविटी है, एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी भी रहती है। मीन्स कभी भी ऑप्शन में आया इथिनोमाइड के बारे में तो क्या पता होना चाहिए, इट इज एंटी ट्यूबरकुलर एज वेल एज एंटी लेप्रोटिक ड्रग। ओके, लेकिन इथेनामाइड का प्रॉब्लम ये है, इट इज वेरी पुअरली टॉलरेटेड। हम लोगों ने ऑलरेडी किस पे पढ़ के रखे वाला है, एंटी ट्यूबरकुलर में पढ़ के रखे वाला है। इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट कौन सा वाला है इसका, पड़ा है, कौन से ऑर्गन पे एक्ट करता है, लिवर। दैट मीन्स इट विल कॉज द हिपैटोटॉक्सिसिटी। ओके, ऑलरेडी हम लोग इस ड्रग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इन द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ओके, तो कौन सा वाला हो गया, these are the anti-tubercular drugs। कौन से थे, रिफाम्पिन एंड द इथियोनामाइड। फिर लास्ट वाला क्लास है, these are the other antibiotics, राइट। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला वाला एंटीबायोटिक कौन सा वाला है, दैट इज द ओफ्लोक्सासिन। ओके, ओफ्लोक्सासिन कौन से क्लास में आता है, वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो कौन से क्लास में आता है, इट इज फ्लोरोक्विनोलोन। ओके, फ्लोरोक्विनोलोन से में आता है, राइट। साथ ये जो ओफ्लैक्सासिन है उसकी कौन सी एक्टिविटी है, बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और इसको हम लोग यूज करते हैं
अल्टरनेटिव टू द रिफाम्पिन। व्हाई? क्योंकि क्या डेवलप हो सकता है? टॉलरेंस और रेजिस्टेंस। तो ओके, तो इसलिए अल्टरनेटिव टू द रिफाम्पिन। और ये जो यूज होता है, क्योंकि जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है उसको शॉर्ट करने के लिए भी हम लोग ओफ्लोक्सासिन यूज कर सकते हैं। और उसको यूज करने की वजह से क्या डिक्रीज होता है? चांसेस ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला अदर एंटीबायोटिक, दैट इज ओफ्लोक्सासिन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ड्रग आता है, दिस ड्रग इज कॉल्ड एज मिनोसाइक्लिन। ओके, मिनोसाइक्लिन कौन से क्लास में आता है? वेरी गुड। ओके, सो इट कम्स इन द क्लास दैट इज टेट्रा साइक्लिन वाले क्लास में होता है, राइट। अब यहाँ पे इसके पास में सबसे ज्यादा कौन सी है? हाई लिपोफिलिसिटी। अगर लिपोफिलिसिटी ज्यादा रही तो कौन सी चीज ज्यादा रहती है? इट विल हैव द हाई पेनिट्रेशन। ओके, और इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग इन द मल्टी ड्रग थेरेपी। ओके, और इसके साथ में क्या आते हैं? उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। ओके, जो साइड इफेक्ट में आता है वर्टिगो। वर्टिगो मतलब चक्कर आना। ओके, और वो भी कब? जब इसका हम लोग लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, तब ये साइड इफेक्ट आना चालू हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा, दैट इज द मिनोसाइक्लिन। उसके बाद में लास्ट एक ड्रग है, दिस ड्रग इज कॉल्ड एज क्लैरिथ्रोमाइसिन। ओके, अब बताओ ये कौन से क्लास में आता है? बीटा-लैक्टम। इसको एक साथ में अपन क्या बोलते हैं? इट इज द मैक्रोलीड एंटीबायोटिक। ओके, तो मैक्रोलिड एंटीबायोटिक होता है। ओके, और ये भी यूज होता है इन द एमडीटी। एंड एमडीटी स्टैंड्स फॉर मल्टी ड्रग थेरेपी। वो मल्टी ड्रग थेरेपी क्या है वो अभी भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। और इसका भी जो साइड इफेक्ट है, अभी अभी कौन सा साइड इफेक्ट देखा था हम लोगों ने? दैट इज वर्टिगो। एंड वर्टिगो कभी होगा? फॉर व्हेन इट इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो इस तरीके से हमारे तीन इंपॉर्टेंट अदर एंटीबायोटिक्स है। अब इंपॉर्टेंट कौन से वाले हैं? ओफ्लोक्सासिन, सेकंड वाला मिनोसाइक्लिन, और थर्ड वन होता है क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो इस तरीके से हमारे क्या खत्म हुए हैं? ड्रग्स। ओके, नहीं अभी तक पूरा खत्म होने का बाकी है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस डिसीज कहलाता है और बहुत कंटेजियस डिसीज है। इसलिए हमारे कंट्री में उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ओके, सो सबसे पहला दैट इज द NLEP। कब आने वाला है? 2009 में। ओके, तो उसके पहले नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था। ओके, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था इन 1955। ओके, तो सबसे पहला प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम, दैट इज इन द 1955। ओके, और यहाँ पे NLEP का मीनिंग क्या होता है? NL, हाँ, ओके, तो बताओ। इट इज नेशनल लेप्रेसी क्या है? इरेडिकेशन। ओके, एजुकेशन नहीं। ओके, तो इट इज इरेडिकेशन प्रोग्राम। ओके, और ये प्रोग्राम सबसे पहले लॉन्च हुआ था इन द ईयर ऑफ 1982। ओके, तो 1982 में लॉन्च हुआ था, और बाद में इसमें चेंजेस किए गए हैं इन द 2009 में। और 2009 के अकॉर्डिंगली लेप्रेसी को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स ऑफ लेप्रेसी में। एक कौन सा कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज पॉसिबैसिलरी लेप्रेसी, एंड दूसरा कहलाता है मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी। ओके, तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। पॉसिबैसिलरी जो लेप्रेसी होता है उसमें स्किन में कितने लेजन्स होते हैं? ओनली 1 to 5 स्किन लेजन्स होते हैं। और मल्टी बैसिलरी में मोर देन 6। ओके, 6 और मोर लेजन्स। ओके, अब ये जो पॉसिबैसिलरी होता है, जिसमें कोई भी नर्व इन्वॉल्व नहीं होता, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक सिंगल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे देर आर मोर देन वन नर्व इज इन्वॉल्व। ओके,
और यहाँ पे देखो जो स्किन स्मेयर होता है वो निगेटिव आता है, और यहाँ पे मल्टीबैसिलरी में स्किन स्मेयर दैट इज स्किन स्पेयर इज अ पॉजिटिव। तो एनएलईपी के हिसाब से लेप्रेसी का क्लासिफिकेशन दो टाइप से हुआ है। कौन सा? पॉसिबैसिलरी एंड मल्टीबैसिलरी। पॉसिबैसिलरी का मीनिंग लेजन्स लेस देन 5, 5 और लेस, ओके। और मल्टीबैसिलरी मीन्स 6 और मोर स्किन लेजन, ओके। तो ये हो गया हमारा नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ओके। फिर ये लेप्रेसी का जो ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट के लिए WHO ने जो थेरेपी दी है, दैट थेरेपी इज कॉल्ड एज मल्टी ड्रग थेरेपी। और उन्होंने कब दिया था वो? इन द 1981 में। और ये मल्टी ड्रग थेरेपी में 3 ड्रग सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक कौन सा है? डैप्सन, दूसरा रिफाम्पिन एंड तीसरा क्लोफाजिमिन, ओके। तो डैप्सन क्या कर डैप्सन वो कौन सा वाला ड्रग है? इट इज सल्फोन ड्रग। दिस इज द एंटी एंटी ट्यूबरकुलर, मतलब ये क्या कर रहा है? साइडल भी है। और साथ में क्लोफाजिमिन मतलब कौन हो गया? दिस इज द डाई। और तीनों को ये मल्टी ड्रग थेरेपी एक ही ड्रग क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उसकी वजह से क्या डेवलप होता है? रेजिस्टेंस। तो मल्टी ड्रग थेरेपी ही काय के लिए आने वाला है? टू अवॉइड द रेजिस्टेंस। दूसरा अपने को क्या चाहिए है? क्विक सिम्टोमेटिक क्विक सिम्टोमेटिक रिलीफ, जो सबसे ज्यादा किससे आ रहा है? रिफाम्पिन से, ओके। और साथ में अपने को क्या रिड्यूस करने का है? ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी। फॉर दिस देयर इज द मल्टी ड्रग थेरेपी, ओके। तो मल्टी ड्रग थेरेपी है, मतलब हम लोग कितने मिनिमम ड्रग यूज करेंगे? 3, ओके। और वो भी अभी दो क्लासिफिकेशन देखे थे, कौन से? पॉसिबैसिलरी एंड द मल्टीबैसिलरी। तो उसमें अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीबैसिलरी में रिफाम्पिन कितना यूज होता है? This is 600 mg once a month. ओके, कितना? 600 mg once a month, क्योंकि ये कैसा है? बैक्टीरियासाइडल, ओके। फिर जिस ये हो गया पहला। डैप्सन कितना होता है? यूज होता है 100 mg डेली, ओके। तो ये भी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड होता है, मतलब डायरेक्टली टैबलेट से ले सकते हैं। तीसरा जो ड्रग है दैट इज द क्लोफाजिमिन, और वो भी कितना लेते हैं? 300 mg वंस अ मंथ, ओके। और उसका ड्यूरेशन कितना होता है? ड्यूरेशन इज फॉर द 12 मंथ। मतलब मल्टीबैसिलरी के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी कितने मंथ के लिए चलता है? 12 मंथ्स के लिए, जिसमें 600 ग्राम 600 mg रिफाम्पिन महीने में एक बार, ओके। देन 100 mg डेप्सन डेली, ओके। एंड 300 mg क्लोफाजिमिन वंस अ मंथ, ओके। ये किसके लिए हो गया? मल्टी बैसिलरी, ओके। लेकिन मल्टी बैसिलरी मतलब जिसमें लेजन 6 और मोर होते हैं, मतलब इसमें क्वांटिटी ज्यादा लगने वाली है। और अगर पॉसिबैसिलरी है, इसका मीनिंग क्या हो गया? लेजन्स आर 1 to 5, मतलब यहाँ पे ड्रग की क्वांटिटी कम लगेगी। और यहाँ पे कौन सा ड्रग होता है? रिफाम्पिन वंस अ मंथ, ओके। और डैप्सन 100 mg डेली। और ये प्रैक्टिस कब तक करते हैं हम लोग? दिस इज फॉर द 6 मंथ। तो मल्टी बैसिलरी के लिए कितना मंथ का थेरेपी है? 12 मंथ का। एंड पॉसिबैसिलरी के लिए कितने मंथ का थेरेपी है? 6 मंथ्स का थेरेपी होता है, ओके। सो और ये यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए तो डोज रिड्यूस हो जाएंगे। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शंस आते हैं इन द लेप्रेसी, ओके। तो और इन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लेप्रा रिएक्शंस, ओके। सल्फोन रिएक्शंस आर डिफरेंट एंड लेप्रा रिएक्शंस आर डिफरेंट। अब ये रिएक्शंस क्यों आते हैं, पहले वो देखते हैं। अपने अपन ने जो भी ड्रग्स दिए वाले हैं, ये ड्रग्स जाके किसको किल कर रहे हैं? दे आर गोइंग टू किल द माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ओके। तो इसको किल कर दिया। अब जिस ये किल होने की वजह से यहाँ से ये लोग जो यहाँ से रिलीज होते हैं कुछ एंटीजन्स, ओके। ये जो एंटीजन्स रिलीज हुए वाले हैं, और ये एंटीजन्स जाके प्रेसिपिटेट करेंगे रिएक्शंस, ओके। और ये रिएक्शंस जो होते हैं, दिस रिएक्शंस कैन बी माइल्ड रिएक्शंस, साथ में
सीवियर रिएक्शंस और उसके ज़्यादा उससे भी ज़्यादा सीवियर मतलब लाइफ थ्रेटनिंग, ओके? सो और लाइफ थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस तो ये लेप्रा रिएक्शंस कब आते हैं बताओ? जब माइकोबैक्टीरियम को किल हो गया जिसकी वजह से उससे क्या रिलीज हुए एंटीजन और उसकी वजह से क्या आ रहे हैं रिएक्शंस ओके जिसको जो माइल्ड सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं और उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं लेप्रा रिएक्शन। अब तीन टाइप के लेप्रा रिएक्शन के हमारे पास में आते हैं सिम्टम्स ओके तो जिसमें सबसे पहला कौन सा है these आर द स्किन लेजन्स ओके सो स्किन लेजन्स में जो लेजन्स होते हैं अब यहाँ पे देखो पहले ऑलरेडी क्या है लेजन्स होके है उसमें भी रिएक्शन हो गए मतलब अब वो स्किन लेजन्स क्या हो जाएंगे दे विल गेट बिगर वन ओके तो स्किन लेजन्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे दे विल गेट इनलार्ज्ड ओके सो there is the enlargement of the skin lesions okay साथ में ये जो भी लेजन्स थे नॉर्मली अपने जो भी जख्मी हुए वाली रहती कौन से कलर की रहती है हाँ रेडिश तो और अगर एक्टिव हो गया तो और उसमें आ गया तो और मोर रेड मतलब इसमें जो रेडनेस होता है वो और इंक्रीज हो जाता है ओके साथ में अब पेन भी होता है ओके सो ठीक है तो अब पेन आ जाता है और साथ में दिस विल बी इनलार्ज मतलब क्या होता है स्वोलन ओके सो ये होते हैं स्वोलन तो इस तरीके से स्किन लेजन्स में कौन से चेंजेस आते हैं enlargement of skin lesions increase in redness there will be pain and the swollen skin lesions okay और साथ में क्या है फिर मैलिस एंड द फीवर ये हो गया और अगर ऐसे लेप्रा रिएक्शंस आ ही गए हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा और ये इन किसकी वजह से हो रहे हैं इन्फ्लेमेशन के वजह से तो इन्फ्लेमेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड और कौन सा वाला है वो प्रेडनिसोलोन ओके सो प्रेडनिसोलोन ओके तो यूजुअली हम लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं क्या नहीं ओके कब लेते हैं सारी दवाइयाँ यूज होने के बाद में जब कुछ भी काम में नहीं आ रहा है तब हम लोग जाते हैं कॉर्टिको स्टेरॉइड्स पे तो इस तरीके से हमारा क्या खत्म हुआ है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स